सफलता हर कोई चाहता है, परंतु सफलता आपके रिवीजन पर निर्भर करती है। बार बार रिवीजन करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और वही ज्ञान आपकी सफलता सुनिश्चित करती है। मेरा आज का यह जो वीडियो है यह आपके रिवीजन में बहुत सहायक सिद्ध होगा। अगर आपकी तैयारी पहले से नहीं भी है तो भी आप जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NF for to सक्सेस पर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पाषाण काल कंप्लीट कर लिया था, उसको अच्छे से समझ लिया था और नए नए प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग जो है वो प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कल हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 21 तक कर लिया था। आज हम लोग जो है उसी के आगे करेंगे और प्रश्न नंबर 22 से शुरू करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 22, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए KD वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर बी VS वाकंकर ने, ऑप्शन नंबर सी HD सांकलिया ने, ऑप्शन नंबर डी मार्टिमर व्हीलर ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी HD सांकलिया ने। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नर्मदा टोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा टोली अवस्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन नंबर बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन नंबर सी मंदिर के रूप में, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मृतक को दफनाने के रूप में। तो चलिए अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, कैन सर्कल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर इत्यादि। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बुदिहाल, ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू, ऑप्शन नंबर सी कोलडिहवा, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मागिरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो संगनकल्लू जो है कर्नाटक में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन नंबर बी खनिज, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी का उपागम स्थल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्र। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 स्वर्ण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका की गुफाओं में जो है
शैल चित्र मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो उनकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि वो जो भी अपनी बात को कहना चाहते थे वो चित्रों के माध्यम से कहते थे। 27 है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए अजंता, ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। जैसा कि अभी प्रश्न में मैंने बताया भी कि जो है भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि दूसरे पेज में है तो समझ में नहीं आएगा, तो यहीं से आप समझ लीजिए कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का संबंध जो है भीमबेटका से है। उसका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी था बाघ, ऑप्शन नंबर डी था अमरावती, तो इसका उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले इसका आंसर बता दिया था ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम लोग जो है नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल्लागंज रायसेन। तो भीमबेटका जो है अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देख लिए घघरिया, ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी लेखिया, ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन नंबर ए है माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन नंबर बी है एच.डी. संकालिया, ऑप्शन नंबर सी है वी.एस. वाकंकर, ऑप्शन नंबर डी है वी.एन. मिश्रा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वी.एस. वाकंकर। इनका जो है पूरा नाम विष्णुधर वाकंकर है, और विष्णुधर वाकंकर भी आ सकता है ऑप्शन में, या फिर वी.एस. वाकंकर भी आ सकता है, तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वाकंकर ने की थी, और वी.एस. वाकंकर का पूरा नाम है डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। चलिए अब प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एच.डी. संकालिया, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, ऑप्शन नंबर डी राजबली पांडे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर। अब चलिए प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन नंबर बी अहिक्षत्र में, ऑप्शन नंबर सी नूह में, ऑप्शन नंबर डी लाल किला में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर में। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। बी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 33 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में जो है महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, जिसे जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पूरा स्थलों में घरों से मृतकों को
अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ये लोग जो है शव के साथ में कुछ बर्तन मतलब मिट्टी की हंडियाँ वगैरह जो है और तांबे की कुछ वस्तुएं जो है रख देते थे। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर सी चिरांद, ऑप्शन नंबर डी मास्की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम। बुर्जहोम से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है और बुर्जहोम से ही गर्त आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। ये हमने जो है आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 35 करते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी कोलडिहवा, ऑप्शन नंबर सी चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर डी है मांडो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम। बुर्जहोम से जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम से, ऑप्शन नंबर बी कोलडिहवा से, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन नंबर डी संगनकल्लू से। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये ऐतिहासिक स्थान है और ये इसकी ख्याति का कारण है। अब देखिए नंबर 1 बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर की वजह से विख्यात है। नंबर 2 चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए विख्यात है। नंबर 3 गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ के लिए विख्यात है। तो इसमें आपको सही सुमेलित करना है। इसमें ये बताना है कि जो उसके सामने लिखा है वो सही है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी है केवल 3, ऑप्शन नंबर डी है 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सही है। बुर्जहोम जो है आपको भी अभी आपने पढ़ा कि यहाँ से जो है गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं और मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी दफनाए गए हैं, ये आपको मिला है साक्ष्य में। तो ये तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा केतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है और गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियाँ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है और इस पुरास्थल की खोज जो है 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी, तो डी टेरा और पीटरसन याद रखना है। सन नहीं पूछेगा पर नाम पूछ सकता है। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बड़ाक, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुहरना पहाड़, ऑप्शन बी है घघरिया, ऑप्शन नंबर सी है बगही खोर, ऑप्शन नंबर डी है लेखिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लेखिया। लेखिया से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य
क्षेत्र के लेखिया के शिलाशय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 39। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रवचन किया। तो इन्होंने कहा कि जब नूतन भूतल काल था तब लोगों ने जो है वहाँ के विंध्य क्षेत्र के लोगों ने गंगा घाटी में प्रवचन किया। तो अब इसका कारण होगा कि क्यों प्रवचन किया, अब उसका कारण देखते हैं। चलिए, कारण है, कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो उन्होंने बोला कि विंध्य क्षेत्र के लोगों ने जो है नूतन भूतल काल में गंगा घाटी में प्रवचन किया, और कारण क्या बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो सही है कि जब जलवायु परिवर्तन आया, शुष्कता हो गई, तो लोगों को भोजन की कमी होने लगी, तब जो है वो लोग गंगा नदी घाटी की ओर प्रवचन किए, क्योंकि वहाँ पानी था तो अनाज उगता और उनकी जो भोजन की समस्या थी वो दूर होती, इसलिए वो लोग जो है वहाँ प्रवचन करके माइग्रेट करिए। तो क्या है, कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, और जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? यह आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है किस विभाग या मंत्रालय से संलग्न है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो संस्कृति मंत्रालय से संलग्न है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनका जो समय था 1814 से 1893 ईस्वी था, को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी बस्तर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल। भोपाल में जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। तो आज जो है पाषाण काल के जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे जो परीक्षा में 12 पूछे गए हैं, वो आज ये ख़त्म हो गए हैं। और अब जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ऑलरेडी मैंने करा रखा है, पिछले वीडियो में उसको समझा दिया है मैंने। अब जो है हम लोग उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अगर आपको जो है मेरे वीडियो में कहीं भी कोई
समस्या दिख रही है, कोई समझ में आ रहा है कि कुछ गलत है या कुछ भी हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइए, तो हम उसमें जो है उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।